हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में 30 लाइक्स का टारगेट है, तो जल्दी से पूरा करवा दो। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, किनम्यू ने केयर फ्री विलेज में आने के बाद ग्रैनी सी और कुछ ग्रैंडपा को ढूंढ लिया था, जो कि एक खतरनाक फॉर्मेशन में फंसे हुए थे। इसके बाद किनम्यू के कहने पर ड्यूटी एंड डेविल किंग ने उन्हें उस ट्रैप से आजाद कर दिया था और फिर किनम्यू, ड्यूटी एंड डेविल किंग, ग्रैनी सी और बाकी सभी लोग मिलकर निकल पड़े विलेज चीफ और बाकी ग्रैंडपा को ढूंढने। अब आगे ड्यूटी एंड डेविल किंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके सामने डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोग खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गांव को डिसेबल्ड एल्डरली विलेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तो कई लोग बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इस गांव के लोगों की असली कमजोरी उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके दिल में थी। विलेज चीफ अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अपोथेकरी अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था। ब्लाइंड, ओल्ड माँ और बाकी सभी लोग अपने अपने दर्द और पछतावे में जी रहे थे। उनकी असली डिसेबल्डनेस उनका शरीर नहीं, बल्कि उनका दिल था। अगर किनम्यू उनके जीवन में नहीं आता, तो शायद वे सभी चुपचाप गांव में ही रहते और अपनी मौत का इंतजार करते। किनम्यू के आने से उनके दिलों में थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन उनका अतीत अभी भी उन्हें जकड़े हुए था। इसी दौरान वे जंगल के आखिर तक पहुंचे और वहां जो उन्होंने देखा वो उनकी सोच से भी परे था। उनके सामने एक अजीब दुनिया थी, जहां जंगल जमीन पर नहीं, बल्कि चट्टानों और हवा में उग रहे थे। पेड़ सीधे खड़े थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही ना हो। ड्यूटी एंड डेविल किंग ने समझाया कि ये सब एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली सील का हिस्सा है। ये सील पूरे केयर फ्री विलेज को अपने अंदर कैद करके रखती है। यहाँ की ताकतें साधारण नहीं थीं। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तक को कंट्रोल किया जा रहा था। जब सबने चारों ओर देखा तो उनके होश उड़ गए। चारों दिशाओं में जंगल ही जंगल थे, लेकिन हर जंगल एक अलग दिशा में झुका हुआ था, जैसे पूरा का पूरा इलाका एक विशाल खोखली गेंद के अंदर बंद हो और उस गेंद के बीचों बीच मौजूद था केयर फ्री विलेज। लेकिन ये कोई साधारण संरचना नहीं थी। ये हजारों क्यूब से बनी हुई एक जटिल दुनिया थी, जहां हर दिशा एक नई दुनिया जैसी लग रही थी। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि इंपीरियल प्रीसेप्टर जैसा महान व्यक्ति भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। और तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। केयर फ्री विलेज असल में कोई गांव नहीं था। वो था एक विशाल, अकल्पनीय जहाज। एक ऐसा जहाज जो हजारों मील बड़ा था, जिसका अपना एक मकसद था, अपनी एक मंजिल थी। और तभी सबने एक साथ कहा, ये असली केयर फ्री विलेज नहीं है, ये तो सिर्फ वहां जाने वाला जहाज है। ये सुनकर किनम्यू पूरी तरह से हिल गया। अगर ये उसका घर नहीं था, तो उसका असली घर आखिर है कहाँ? उसी पल अचानक आसमान में एक चांदी की रोशनी चमकी। एक सिल्वर बोट तेजी से नीचे उतरती है। उस नाव में म्यूट था और उसके साथ विलेज चीफ और बाकी लोग। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि म्यूट उस खतरनाक सील के अंदर से एकदम सुरक्षित रास्ता निकालकर सबको वापस ले आया था। वो रास्ता जिसे ढूंढने में ड्यूटी एंड डेविल किंग को भी दर्जनों साल लग जाते। लेकिन जब सबने उससे पूछा तो म्यूट बस मुस्कुराता रहा। कुछ समय बाद विलेज चीफ ने किनम्यू को कुछ चीजें दी। उन सभी पर एक ही नाम लिखा था, किन। और उसी पल किनम्यू को अपनी पहचान मिल गई। उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी कि शायद उसका परिवार अभी भी जिंदा हो सकता है। इसके बाद सभी लोग गांव वापस लौट आए, जहां उन्होंने मिलकर न्यू ईयर मनाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ड्यूटी एंड डेविल किंग अब जाने वाला था। किनम्यू ने अपना वादा निभाया और उसकी सभी सील्स हटाकर उसे आजाद कर दिया। जाने से पहले उसने कहा, शायद अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। और फिर वो हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद विलेज चीफ ने किनम्यू को एक खास आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने के अंदर एक रास्ता छिपा है जो असली केयर फ्री विलेज तक जाता है। लेकिन वो रास्ता अभी उसके लिए नहीं था।
और फिर वो पल आया जिसने किनम्यू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। विलेज चीफ ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अब किनम्यू सिर्फ एक अनाथ नहीं था, वो बन चुका था अगली पीढ़ी का नया ह्यूमन एम्परर। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में उस दिन असामान्य चहल पहल थी। गांव के हर कोने से लोग इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई गांव के मुखिया को बधाई देने आया था। आखिरकार उन्हें एक उत्तराधिकारी मिल गया था, किनम्यू, जिसे अब गांव का भविष्य माना जा रहा था और जो आगे चलकर इंसानी सम्राट बनने वाला था। लेकिन इस पूरे जश्न के बीच एक अजीब सी बात थी। गांव का मुखिया खुश नहीं दिख रहा था और किनम्यू, वो भी इस सबसे संतुष्ट नहीं था। शोर शराबा शांत होने के बाद किनम्यू ने फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो गांव के मुखिया के पास गया और उनसे तलवार चलाने की कला सीखता रहा। मुखिया ने जो उसे सिखाया वो कोई आम तलवारबाजी नहीं थी, ये थी स्वॉर्ड पिक्चर। ये एक पूरा सेट था जो खुद गांव के मुखिया ने बनाया था। ये हॉल ऑफ ह्यूमन एम्परर्स की तकनीकों से अलग था। पहला रूप, स्वॉर्ड ट्रेडिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स। जैसे ही किनम्यू ने इसे देखा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये अब तक की सबसे कठिन तकनीक है जो उसने कभी देखी थी। ये डाउ स्वॉर्ड के पहले रूप यिन यांग पाल्म और गो विदिन के 2 रूपों से भी ज्यादा जटिल थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये पूरी स्वॉर्ड पिक्चर में सबसे आसान चाल मानी जाती थी। दूसरा रूप, स्वॉर्ड ऑफ फाउंडिंग एम्परर। ये पहले से कई गुना ज्यादा कठिन था। इसे पूरी तरह सीखना बहुत मुश्किल था। जब किनम्यू ने पहली चाल सीखी थी, उसे उसमें 1 दर्जन से ज्यादा दिन लगे थे। लेकिन अब इटर्नल पीस एम्पायर का अनुभव लेने के बाद उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने वुडकटर रॉक से सीखा था, यूनिटी टेक्निक को समझा था और उसे ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर तकनीक के साथ मिला दिया था। इन सब वजहों से उसकी काबिलियत और सोच दोनों बेहतर हो चुकी थीं। फिर भी स्वॉर्ड ऑफ फाउंडिंग एम्परर सीखने में उसे 20 दिन से ज्यादा का समय लगा और तभी उसे गांव के मुखिया की असली मंशा समझ आई। अगर उन्होंने पहले स्वॉर्ड ट्रेडिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स से उसे नहीं भिड़ाया होता तो वो इस दूसरी चाल को इतनी जल्दी नहीं सीख पाता। शायद उसे इसमें 1.5 साल लग जाते। मुखिया ने अपनी समझ का इस्तेमाल करके उसे सही दिशा में धकेला था ताकि वो सिर्फ 20 दिनों में इस तकनीक को सीख सके, क्योंकि वो पहले ही स्वॉर्ड टेक्निक से स्वॉर्ड स्किल के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। लेकिन तीसरा रूप, कैलामिटी ऑफ द एपेक्स एम्परर, ये उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां तलवारबाजी की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ये ऐसी चीज थी जिसे किनम्यू अभी मास्टर नहीं कर सकता था। वो इसे याद कर सकता था, लेकिन अगर उसे इसे इस्तेमाल करना था तो पहले उसे इसकी गहराई समझनी पड़ती, और उस समय चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो इस चाल के असली कमाल को नहीं समझ पा रहा था। उसकी समझ, उसका अनुभव अब भी सीमित था। उसकी नींव अभी पूरी तरह मजबूत नहीं थी। इसलिए अगर मुखिया उसे ये सिखा भी देते तो भी वो इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। आखिरकार किनम्यू ने इस चाल को छोड़ दिया और स्वॉर्ड ऑफ फाउंडिंग एम्परर पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे इन तकनीकों के पीछे छिपी भावनाएं महसूस होने लगी। स्वॉर्ड ट्रेडिंग माउंटेन्स एंड रिवर्स, इसमें एक अजीब आकर्षण था, जैसे योद्धा इकट्ठा होकर देवताओं और राक्षसों से लड़ने जा रहे हों। जबकि स्वॉर्ड ऑफ फाउंडिंग एम्परर, इसमें एक अलग ही भावना थी, शहीदों को याद करने की, खून और बलिदान की। दोनों के मूड अलग थे और इसी वजह से भले ही किनम्यू ने दोनों चालें सीख ली थीं, वो उनकी असली भावना को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। फिर उसने पूछा, स्वॉर्ड पिक्चर में कुल कितनी चालें हैं? मुखिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, सिर्फ 8। किनम्यू चौंक गया। 8? इतनी कम? मुखिया ने कहा, हर दायरे में 1 चाल। किनम्यू ने गिनना शुरू किया, स्पिरिट एम्ब्रियो, 5 तत्व, 6 दिशाएं, 7 सितारे, सेलेस्टियल बीइंग, जिंदगी और मौत, डिवाइन ब्रिज। उसने दोबारा गिना, लेकिन दायरे तो सिर्फ 7 ही थे। तो फिर 8वीं चाल? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो चाल देवताओं के स्तर की है? दिन बीतते गए। किनम्यू लगातार अभ्यास करता रहा। वो गांव के मुखिया से लड़ता, दबाव झेलता और खुद को बेहतर बनाता रहा। वो इंपीरियल प्रिसेप्टर की 3 बुनियादी तलवार चालों को स्वॉर्ड ऑफ फाउंडिंग एम्परर में मिलाने की कोशिश कर रहा था। मुखिया जैसे गुरु के मार्गदर्शन में उसकी प्रगति बेहद तेज हो गई। समय के साथ उसकी तलवारबाजी और भी मजबूत होती गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो फिर से अपने पुराने दिनों में लौट आया हो। ओल्ड माँ के साथ मुक्केबाजी, बुचर के साथ चाकू चलाना, क्रिपल के साथ चोरी की कला,
म्यूट के साथ फोर्जिंग, ब्लाइंड के साथ आंखों की साधना, एपोथेकेरी के साथ दवा बनाना, डेफ के साथ पेंटिंग और ग्रैनी के साथ सिलाई। हर दिन थकाने वाला था लेकिन संतोष से भरा हुआ। लेकिन तभी गांव में अचानक हंगामा हो गया। अंधे, जल्दी आओ। किन म्यू ने मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। ग्रैनी सी के कमरे से एक औरत बाहर आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य तीर ने दिल को बेध दिया हो। वो साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी। उसने रेशमी कपड़े पहने थे। उसका रूप निखरा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में अजीब आकर्षण था। पूरा गांव उसकी सुंदरता के सामने बिखर गया। लेकिन ये सुंदरता एक खतरा थी, क्योंकि उसके अंदर था कल्ट मास्टर ली। वो सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि हेवनली डेविल कल्ट का पिछला कल्ट मास्टर। एक इंसान जिसका रास्ता टेढ़ा था, जिसका दिल विकृत था। उसने ग्रैनी सी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मेरी पत्नी। उसके होठों से धीमी भारी आवाज निकली। अब वो मेरे लायक नहीं रही। उसकी मुस्कान सुंदर थी, लेकिन उसमें पागलपन छिपा हुआ था। जब मैंने उससे शादी की थी, मुझे पता था वो मुझसे बेहतर है। इस दुनिया का कोई भी आदमी उसके लायक नहीं है। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। फिर भी मैंने उससे शादी की, क्योंकि मैं उसका मालिक था। किन म्यू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ रहा था ये इंसान सामान्य नहीं है। कल्ट मास्टर ली की आंखों में एक अजीब पागलपन उभरा। मुझे पता था कि हमारी शादी की रात वो मुझे मारने वाली है। वो हंसा और मैं तैयार था, क्योंकि मैं उससे नफरत नहीं करता था, मैं उससे जलता था। हवा ठंडी हो गई। मैं उसके जैसा बनना चाहता था। उसके शब्द धीरे धीरे गूंज रहे थे। जब उसने मुझे मार दिया और मैं वही बन गया, तो क्या मुझे दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा नहीं मिला? किन म्यू के माथे पर पसीना आ गया। ये सोच, ये रास्ता पूरी तरह विकृत था। ब्लाइंड आगे बढ़ा। उसने अपनी बांस की छड़ी जमीन पर टिकाई और शांत स्वर में कहा, तुम भूल गए हो कि तुम कभी इंसान थे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कल्ट मास्टर ली ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी नजर ब्लाइंड पर पड़ी। अंधे, तुम कुछ नहीं जानते। उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन खतरनाक। औरत होने का मतलब तुम क्या समझोगे? हवा भारी हो गई। मेरा रास्ता मत रोको। तुम अकेले मुझे नहीं रोक सकते। किन म्यू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से कांप रहा था। उसे महसूस हुआ कि अगर ये औरत उससे उसकी जान मांग ले तो शायद वो नहीं मना कर पाएगा। नहीं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। ये ग्रैनी सी है। ये वही है जिसने मुझे पाला है। उसका दिमाग लड़ रहा था, दिल और होश के बीच। उसी समय कल्ट मास्टर ली गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगा। उसके शरीर के चारों ओर डेविल की और भारी होती जा रही थी। और तभी सामने ब्लाइंड खड़ा था। दोनों एक दूसरे के सामने। एक पल, बस एक पल, दोनों ने अपनी चाल चली। टक्कर हुई। चिंगारियां फूटी। ऊर्जा चारों ओर फैल गई। जमीन कांप उठी। गांव के चारों ओर रखे खजाने उस टक्कर से सक्रिय हो गए। आसमान तक रोशनी फैल गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। कल्ट मास्टर ली पीछे हट गया। उसने अपनी छाती पकड़ी और धीरे से कहा, अगर उसकी साधना इतनी कमजोर न होती तो मैं तुमसे कम नहीं होता। ब्लाइंड ने शांत स्वर में जवाब दिया, हमने पहले कभी एक दूसरे से नहीं लड़ा, तो तुम कैसे जानते हो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? सन्नाटा। किन म्यू तुरंत भाग कर गया और ग्रैनी सी के लिए कपड़े और खाल लेकर आया। धीरे धीरे वो फिर से वही बूढ़ी औरत बन गई, लेकिन वो चिल्ला रही थी, मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। मैं सबसे खूबसूरत हूँ। मैं बदसूरत नहीं बनना चाहती। ओल्ड माँ तुरंत पहुंची और बुद्ध के मंत्रों का जाप करने लगी। धीरे धीरे कल्ट मास्टर ली दब गया। कुछ समय बाद ग्रैनी सी को होश आया। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन सब जानते थे खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कल्ट मास्टर ली के दबने के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन कोई भी सच में शांत नहीं था। ब्लाइंड ने गहरी सांस ली। ये ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। विलेज चीफ भी पास आ गया। उसने ग्रैनी सी को देखा, फिर गंभीर आवाज में कहा, अगर ये गांव के बाहर हुआ होता तो न सिर्फ तुम बल्कि पूरा इटर्नल पीस एम्पायर खतरे में पड़ जाता। हवा भारी हो गई। ओल्ड माँ ने धीरे से कहा, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। इसे दबाना होगा, पूरी तरह। किन म्यू चुपचाप सुन रहा था। उसे पहली बार समझ आया ये सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक चलता हुआ खतरा था। बुचर ने तुरंत कहा, उसे ग्रेट थंडर क्लैप मॉनेस्ट्री ले जाना होगा।
ब्लाइंड ने सिर हिलाया। ओल्ड रुलाई, शायद वही इसे संभाल सकता है। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। ये नाम हल्का नहीं था। ग्रैनी सी ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं मदद मांगने जाऊं? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। ओल्ड माँ ने बिना भाव के जवाब दिया, वो मदद करेगा, क्योंकि काइट मास्टर ली उसके बराबर का है। किनम्यू ने चौंक कर देखा। मतलब ये सिर्फ इलाज नहीं, दो दिग्गजों का टकराव होने वाला है। फैसला हो गया। जाने वाले थे ओल्ड माँ, ब्लाइंड, किनम्यू और ग्रैनी सी। किनम्यू तुरंत तैयारी में लग गया। उसने जानवरों की खालें इकट्ठी की, उन्हें अपने ताउटी सैक में रखा। ब्लाइंड ने अपना सामान उठाया, बस एक बांस की छड़ी और एक भविष्य बताने वाला बैनर। ओल्ड माँ ने अपनी यादगार पट्टियां संभाली और शांत होकर उन्हें अपनी गठरीवा रख लिया। यात्रा शुरू हुई। गांव पीछे छूट गया और धीरे धीरे वे ग्रेट रूइंस की खतरनाक दुनिया में प्रवेश कर गए। रातें खतरनाक थीं, इसलिए वे दिन में जितना हो सके उतनी तेजी से चलते थे। किनम्यू की गति बाकियों से थोड़ी धीमी थी, इस वजह से उनकी यात्रा लंबी खिंच गई। उन्हें एक पुराना वीरान मंदिर मिला। जब अंधेरा हो गया, वहां घंटियों और ढोल की आवाज पास आती गई, जब तक कि वे मंदिर के सामने नहीं आ गए। फिर कुछ गहरी आवाजें आईं। चुप रहो, चैलेंज। कुछ भगवान की मूर्तियां घिसे पिटे कवच पहने हुए मंदिर में आईं। भले ही पत्थर की मूर्तियां टूटी फूटी थीं, वे जिंदा भगवानों जैसी थीं, और किनम्यू को उनसे सड़न की बदबू भी आ रही थी। ये पत्थर की मूर्तियां शानदार थीं और उनके पीछे 100 सफेद कंकाल सैनिक थे, जो टूटे हुए हथियार पकड़े हुए थे, एकदम सही तरीके से लाइन में खड़े थे। कुछ सैनिकों के हड्डियों वाले हाथों में घंटियां और ड्रम थे, जबकि कुछ दूसरे बैनर लिए हुए थे जिन पर चुप्पी और चैलेंज लिखा था। पत्थर की मूर्तियां मंदिर में चली गईं, जबकि सफेद कंकाल बाहर ही रहे। किनम्यू अपने सामने ऐसे अजीब सीन को देखकर आंखें फाड़े देख रहा था। ड्रैगन किलिन भी जाग गया था और जमाही ले रहा था। दरअसल एक भगवान की मूर्ति से एक इंसानी आवाज आई, जिसने मंदिर में स्वर्ग के राजा की भगवान की मूर्ति से कहा, समुद्र को दबाने वाले स्वर्ग के राजा को रिपोर्ट कर रहा हूं। ईस्ट सी ड्रैगन किंग AUO बहावत करने के लिए कुदरती आफत का इस्तेमाल कर रहा है। महाराज ने मुझे केयर फ्री विलेज से ऑर्डर भेजा है कि मैं आगे आऊं और समुद्र को दबाने वाले स्वर्ग के राजा की मदद करके बागी को मार डालूं। ड्रैगन किलिन स्वर्ग के राजा की भगवान की मूर्ति के पैरों के नीचे पड़ा था, लेकिन वो अभी भी हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था। जब पत्थर की मूर्तियां अपने साथ कंकाल सैनिकों की सेना लेकर अंधेरे में गायब हो गईं, मंदिर फिर से शांत हो गया। सिर्फ हवा की हल्की आवाज और बुझती हुई मोमबत्तियों की टिमटिमाहट बची थी। कुछ देर तक किनम्यू, ब्लाइंड और ओल्ड माँ बस वहीं खड़े रहे। कोई कुछ नहीं बोला, जैसे सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। समय धीरे धीरे बीतता रहा। उन्हें लगा जैसे पूरी रात गुजर गई हो। तभी दूर कहीं से मुर्गे की आवाज सुनाई दी। सुबह होने लगी थी। सूरज की हल्की किरणें मंदिर के अंदर फैलने लगीं। किनम्यू ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। ये क्या सच में हुआ था? उसने ड्रैगन किलिन की तरफ देखा। वो अब भी वहीं बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। फैटी ड्रैगन, तुम ठीक हो? ड्रैगन किलिन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। मैंने एक सपना देखा। किनम्यू ने ध्यान से उसकी बात सुनी। मैंने देखा कि मैं किसी स्वर्गीय राजा को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा हूं। वो आग में लिपटा हुआ था और हम गरजते हुए समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। चारों तरफ अनगिनत ड्रैगन थे, लेकिन मेरी पीठ पर बैठे उस राजा ने सबको काट डाला। ड्रैगन किलिन की आवाज धीमी हो गई। हम समुद्र के अंदर गए और वहां भी लड़ाई जारी रही। आखिर में उसने एक ड्रैगन किंग का सिर काट दिया और हम उसे लेकर वापस आ गए। वो कुछ देर चुप रहा। ये सपना बहुत असली लग रहा था। किनम्यू ने ब्लाइंड और ओल्ड माँ की तरफ देखा। दादा ब्लाइंड, क्या आपको लगता है कि कल रात जो हुआ वो सच था? ब्लाइंड ने बिना कुछ सोचे हल्का सा सिर हिला दिया। ओल्ड माँ ने भी वैसा ही किया। ग्रेट रूइंस में, ब्लाइंड ने धीरे से कहा, कौन यकीन के साथ कह सकता है कि क्या सच है और क्या नहीं? कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। फिर ओल्ड माँ ने कहा, चलो हमें आगे बढ़ना होगा। ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री पहुंचना ज्यादा जरूरी है। किनम्यू ने आखिरी बार स्वर्ग के राजा की उस पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा। वो अब फिर से वही थी, ठंडी, बेजान, लेकिन उसके मन में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी। केयर फ्री विलेज से ऑर्डर आया है। उसने धीरे से बुदबुदाया, केयर फ्री विलेज,
आखिर है कहाँ? वे चारों मंदिर से बाहर निकल गए। यात्रा फिर से शुरू हुई। ग्रेट रूइंस की जमीन सामान्य नहीं थी। दिन में भी ये जगह अजीब और खतरनाक लगती थी और रात में ये और भी डरावनी हो जाती थी। इसलिए वे दिन में जितना हो सके उतनी तेजी से चलते थे। किन म्यू की गति बाकियों से थोड़ी धीमी थी। इस वजह से उनकी यात्रा लंबी खिंच गई। अगर वे हवा में उड़ सकते तो 2 दिन में पहुंच जाते, लेकिन किन म्यू की साधना अभी उस स्तर की नहीं थी। अगर वो पूरी ताकत से दौड़ता भी तो हर थोड़ी दूर पर उसे रुकना पड़ता। इसलिए जमीन पर यात्रा करना ही बेहतर था। ड्रैगन किलिन उनके साथ था। वो मुश्किल से ओल्ड माँ और ब्लाइंड की गति के साथ चल पा रहा था, लेकिन कम से कम उसे पीछे नहीं छोड़ना पड़ रहा था। धीरे धीरे 6 दिन, 7 दिन वे लगातार चलते रहे। आखिरकार माउंट मेरू के पास ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री का क्षेत्र करीब आने लगा। रास्ते में ओल्ड माँ ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। कहते हैं गॉड ब्रोकन माउंटेन रेंज वो जगह है जहां एक देवता ने पहाड़ को काट दिया था और इस तरह ग्रेट रूइंस और इटर्नल पीस एम्पायर के बीच एक खाई बन गई। ब्लाइंड हल्का सा मुस्कुराया। कहानी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है उस पहाड़ पर कोई और भी था, वरना देवता साधुओं की जान की परवाह क्यों करता? ओल्ड माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आगे देखती रही। किन म्यू चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। ग्रैनी सी का शैतानी स्वभाव, कल्ट मास्टर ली और केयर फ्री विलेज। हवा धीमी थी, आसमान धुंधला और उनकी यात्रा अब अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में ग्रुप को जिंदा फ्लड ड्रैगन भी मिले। कुछ गहरी पहाड़ी नदियों में रहते थे तो कुछ भयानक ज्वालामुखियों के अंदर। हर एक अपने अपने इलाके का राजा था। जब तक उन्हें उकसाया न जाए, ये फ्लड ड्रैगन शायद ही अपनी गुफाओं से बाहर निकलते थे। किन्म्यू ने कई बार उन्हें इंसानों को निगलते हुए देखा था, लेकिन जब भी वे उनके ग्रुप के पास से गुजरते, फ्लड ड्रैगन तुरंत समझ जाते कि ये लोग बेहद ताकतवर हैं और बिना किसी गुस्ताखी के चुपचाप वहां से उड़ जाते। इस बेसिन से बाहर निकलने के बाद माउंट मेरू बस 2 दिन दूर रह गया था, लेकिन उन 2 दिनों में किन्म्यू और बाकी लोगों ने सोते वक्त भी चैन नहीं लिया। हर पल, हर सांस वे तैयार रहते थे कल्ट मास्टर ली को दबाने के लिए। ये उनके लिए बेहद थका देने वाला था। सिर्फ ड्रैगन किलिन ही था जो आराम से सोता, अच्छा खाना खाता और जिसकी चमड़ी, स्केल्स और फर दिन ब दिन और ज्यादा चमकदार होते जा रहे थे। आखिरकार किन्म्यू और बाकी सब लोग ड्रैगन किलिन की पीठ पर चढ़ गए और उस विशालकाय जीव को उन्हें मेरू पर्वत तक ले जाने दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वे गांवों से गुजरते गए, उन्हें बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दिखने लगे। हर घर में बुद्ध की मूर्ति की पूजा हो रही थी और कुछ जगहों पर तो भगवान और बुद्ध दोनों की मूर्तियां साथ रखी गई थी। किन्म्यू ने जब इसका कारण पूछा तो पता चला कुछ भिक्षु आए थे। उन्होंने गांव वालों की बीमारियां ठीक की और उनका दिल जीत लिया। लगता है ग्रेट रूइंस में भी बौद्ध धर्म फैल चुका है, ब्लाइंड ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रेट थंडरक्लैप मठ सभी जीवों के साथ बराबरी का व्यवहार करता है, लेकिन क्या ये सच में सही तरीका है? पत्थर की मूर्तियों की शक्ति का फायदा उठाकर पुण्य कमाना? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बौद्ध मंदिरों की संख्या बढ़ती गई। दिन में अगरबत्तियों की खुशबू और बुद्ध की पूजा, लेकिन रात होते ही ग्रेट रूइंस के लोग और अजीब जानवर इन मंदिरों में नहीं आते थे। वे जाते थे पत्थर की मूर्तियों और देवताओं के पास। किन्म्यू के मन में सवाल उठा, बौद्ध धर्म बीमारी तो ठीक कर सकता है, लेकिन क्या ये अंधेरे से जान बचा सकता है? आसपास के पहाड़ बड़े होते गए और उन पर बने मठ और भी भव्य। आखिरकार किन्म्यू एक मठ के सामने रुका। रात होने वाली थी, लेकिन आश्चर्य की बात, सैकड़ों भिक्षु बिना किसी डर के अपने ग्रंथों का जाप कर रहे थे। क्या इनके पास सच में कोई ऐसी दिव्य कला है जो अंधेरे को रोक सके? किन्म्यू ने सोचा। उसने देखा ज्यादातर बुद्ध की मूर्तियों से हल्की रोशनी निकल रही थी, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। ये बुद्ध की असली मूर्तियां नहीं थीं। ये ग्रेट रूइंस की पत्थर की मूर्तियां थीं, जिन पर मिट्टी चढ़ाकर उन्हें बुद्ध का रूप दे दिया गया था और ऊपर से सोने की परत चढ़ा दी गई थी। रात में जब असली देवता अंधेरे को रोकते तो ऐसा लगता जैसे बुद्ध की मूर्तियां रक्षा कर रही हों। किन्म्यू ने अपनी तीसरी आंख खोली और सच्चाई देखी। रोशनी बुद्ध से नहीं, बल्कि उन असली देवताओं से आ रही थी। कुछ अजीब और खतरनाक जानवर मठ के अंदर खुले घूम रहे थे और सबसे हैरानी की बात, वे शांत थे, मानो शाकाहारी बन गए हों। लेकिन किन्म्यू ने देखा भिक्षु चोरी छिपे उन्हें मांस खिला रहे थे, जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी।
उसके चेहरे पर शिकन आ गई। ज्यादा मत सोचो, ब्लाइंड ने धीरे से कहा। अगर हमने यहाँ कुछ किया तो ग्रेट थंडरक्लैप मठ को खबर मिल जाएगी और फिर हम ग्रैनी सी को नहीं बचा पाएंगे। दादी सी हंसी। ये है बौद्ध धर्म का पाखंड। अपनी शक्ति नहीं है तो दूसरों की चुरा लेते हैं। किन्म्यू चुप रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल थी। दादी सी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच में पवित्र पंथ के मास्टर हो तो इनका सच दुनिया के सामने लाओ। मूर्तियां तोड़ो, जानवरों को आजाद करो और लोगों को सच्चाई दिखाओ। किन्म्यू समझ रहा था बातें सही हैं, लेकिन परिणाम भयानक होंगे। आखिरकार ग्रेट थंडरक्लैप मठ सामने आया। एक विशाल सुनहरी चोटी हजारों पहाड़ियों से घिरी हुई। 3000 चोटियां, फिर 999, फिर 99 और अंत में 9। सब एक के ऊपर एक, मानो स्वर्ग की सीढ़ियां। हर जगह मठ, हर जगह बुद्ध की मूर्तियां, भव्यता, चमक और असीम ऐश्वर्य। वाह, ब्लाइंड बोला, इतनी दौलत अगर लोगों की मदद में लगती। बूढ़ी माँ ने हंसकर कहा, अगर हम अमीर नहीं दिखेंगे तो लोग चढ़ावा क्यों देंगे। अचानक एक आवाज गूंजी, चुप रहो। किन्म्यू ने ऊपर देखा। एक भिक्षु हवा में खड़ा था, गुस्से से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने बूढ़ी माँ को देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो डर गया। बुरा हो गया, माँ वांगशेन वापस आ गई। पूरे पहाड़ में हलचल मच गई। हजारों भिक्षु हवा में उड़ने लगे। ड्रैगन किलिन आगे बढ़ा और अंत में सुनहरी चोटी के सामने रुका। ओल्ड माँ ने कहा, मैं ओल्ड रुलाई से मिलने आई हूँ, मुझे उससे एक विनती करनी है। तभी सुनहरी चोटी से आवाज आई, महावांगशेन, तुम और मजबूत हो गई हो। तुमने रुलाई के महायान सूत्र के 20वें लोक तक साधना कर ली है। एक कदम और तुम खुद रुलाई बन जाओगी। भिक्षुओं, रास्ता छोड़ दो। किन्म्यू हैरान था, 20 लोक? ओल्ड माँ ने शांत स्वर में कहा, जब कोई सभी 20 लोकों की साधना कर लेता है वो रुलाई बन जाता है। जब मैं यहाँ से गई थी तब मैं 19वें लोक, सक्रा लोक तक पहुंच चुकी थी। उस समय मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक थी। ये एपिसोड अब जहाँ पर खत्म हो जाता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।